तो पहला जो चीज है जिसको हम बोलते हैं एडिक्वेसी, यानी ये सब जो है हर एक पेशेंट के मन में आता है कि मुझे हफ्ते में कितने बार डायलिसिस करना चाहिए, कितना समय डायलिसिस मशीन के ऊपर बिताना चाहिए, क्या ये 4 घंटे जो बताया जाता है ये 4 घंटे जरूर है कि हम 4 घंटे से कम भी डायलिसिस कर सकते हैं, क्या हफ्ते में 3 बार जाना जरूरी है या 3 बार से कम भी डायलिसिस कर सकते हैं। तो ये जो अहम सवाल आपके मन में आते हैं तो इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहले के जमाने में यानी 1940 वगैरह उस जमाने में जब डायलिसिस जस्ट अबाउट शुरू हुई थी, उस टाइम पे अगर पेशेंट डायलिसिस के बाद अगर जिंदा रहा तो इसको समझा जाता था कि चलो ये पेशेंट बच गया डायलिसिस के बाद। लेकिन आज के दिन में जब हम बोलते हैं कि पेशेंट की सेहत डायलिसिस पे अच्छी होनी चाहिए तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए, पेशेंट को 2 डायलिसिस के बीच में पेशेंट की सांस नहीं फूलनी चाहिए, उनकी हीमोग्लोबिन अच्छी रहनी चाहिए, ताकत अच्छी रहनी चाहिए, भूख अच्छी लगनी चाहिए। तो ये सब चीजें तभी मुमकिन है अगर हमारी जो डायलिसिस है वो नॉर्मल किडनी जैसे काम करे। अभी आप सब तो ये ठीक से जानते ही है कि जो नॉर्मल किडनी है वो 24 घंटे काम करती है, ठीक है, 7 दिन काम करती है, कोई एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेती, ठीक है। तो इसके सामने बहुत सारे संशोधन के बाद जो साइंटिस्ट है उन वो ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि हफ्ते में जो 12 घंटा डायलिसिस है, ये 12 घंटा डायलिसिस आपको लंबे समय तक नॉर्मल किडनी के जैसे सेहतमंद रखेगा। तो 12 घंटा यानी 4 घंटे हफ्ते में 3 बार। इसको कुछ पेशेंट 3 घंटे हफ्ते में 4 बार भी करते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट है जिनका पानी बहुत बढ़ जाता है तो 2 घंटा रोज करते हैं हफ्ते में 6 बार। लेकिन किसी ना किसी तरह हमको कुल मिला के एक हफ्ते में 12 घंटा डायलिसिस करना ही है, जिससे हम लंबे समय तक हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। और ये जो हम कह रहे हैं ये किसी का ज्ञान नहीं है जो हम आपके साथ बांट रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे जो एडवांस्ड कंट्रीज है जैसे जापान है, अमेरिका है, यूरोप है, इनमें स्टडीज की गई है। और आप देख सकते हैं इसमें कि जो पेशेंट लंबा डायलिसिस करते हैं, आप ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है यहाँ पे जो पेशेंट है वो पूरा 6 घंटा डायलिसिस करते दिन में और पूरे 6 दिन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो सर्वाइवल है यानी ये सबसे लंबा जीते हैं पूरे दुनिया में, ठीक है, क्योंकि इनकी जो डायलिसिस है ये नॉर्मल किडनी जैसे के लगभग पास आ जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि हम डायलिसिस पे अगर कटौती करेंगे तो आगे जाके इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कुछ पेशेंट बोलते हैं कि 5 मिनट ही बाकी रह गया डायलिसिस बंद करो, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि 5 मिनट अगर हम एक डायलिसिस का कम करें तो साल में लगभग 780 मिनट कम हो जाते हैं। वही चीज अगर कोई पेशेंट आधा घंटा कम कर देता है तो आप देख सकते हैं कि साल में 4680 मिनट पेशेंट के कम हो जाते हैं डायलिसिस पे। और इसके वजह से पेशेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तंदुरुस्त आदमी खड़ा है, हट्टा खट्टा आदमी, और डायलिसिस कम करने के वजह से वो कैसे दिखने लगा है, एकदम लाचार और कम हेल्थ वाला आदमी आपको दिख रहा है जो आगे जाके व्हीलचेयर या स्ट्रेचर पे उसको डायलिसिस के लिए आना पड़ेगा। और हम नहीं चाहते कि आप में से कोई इस प्रॉब्लम से गुजरे, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छी तरह से पूरा 12 घंटा डायलिसिस करें। कम डायलिसिस करने से आप देख सकते हैं कि और कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होगी, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको पैर में जो है मरोड़ आते हैं, रात में ठीक से सो नहीं पाते, खुजली होती है क्योंकि जो पॉइजन है अगर वो ब्लड से बाहर नहीं निकलता वो सब जो है चमड़ी के नीचे जमा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डायलिसिस पेशेंट है जो कम डायलिसिस लेते हैं, उनका कैसा जो रंग है धीमे धीमे काला पड़ जाता है पॉइजन जमा होने की वजह से। पेशेंट को भूख नहीं लगती क्योंकि पेट में भी इतने पॉइजन जमा हो गए कि खाना अन्न को देख के ना एक विरक्ति सी आ जाती है, वो खाने खाने की तरफ देखना भी नहीं चाहते, और दिन ब दिन जो कमजोरी है वो बढ़ती जाती है। कुछ पेशेंट ये बोलते हैं कि
हम दवा तो पूरा ठीक से ले रहे, डायलिसिस थोड़ा कम हुआ तो क्या हुआ। तो उनके लिए मैं ये तुलना देती हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 कमीज है, ये एक अच्छी सफेद कमीज है और ये जो है मैला कमीज है। अब इस मैले कमीज पे मैं कुछ भी करूं, कोई भी चित्र बनाओ या कुछ भी करो, ये मैला ही दिखेगा और उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। जो पेशेंट कम डायलिसिस लेते हैं, यानी हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, 2 हफ्ते में 1 बार, जैसे भी डायलिसिस लेते हैं, उनका जो शरीर है वो मैले कमीज जैसे है। आप इसमें कितनी भी महंगी इंजेक्शन दे, कितनी भी महंगी दवाइयां दे, कितना भी महंगा आप फिल्टर के इस्तेमाल करें, लेकिन आपको जो इसमें है वो बॉडी में वो उसका असर, आपको अच्छा असर दिखाई नहीं देगा। वही अगर आपका जो शरीर है इस सफेद कमीज जैसे साफ है अच्छे डायलिसिस के वजह से, तो आप अगर कम दवा भी ले ले तो भी आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो सिर्फ दवा या इंजेक्शन से जो है डायलिसिस पेशेंट की सेहत नहीं बनती। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अच्छी क्वालिटी की डायलिसिस हफ्ते में पूरा 3 बार ले, तब जाके कोई भी दवा या इंजेक्शन जो है असर करेगी। इसके बाद हम इस मुद्दे पे आते हैं कि आपके कैथेटर, बहुत सारे आप लोग ने जब डायलिसिस शुरू किया होगा, आपने या तो टेम्पररी कैथेटर या परमानेंट कैथेटर जो पाइप बिठाते हैं गले में, उससे शुरू किया होगा। अभी ये जो पाइप है इमरजेंसी में हमारी जान बचाती है, क्योंकि हमको अगर इमरजेंसी में डायलिसिस शुरू करना है तो ये पाइप डालना ही है। लेकिन ये हमको याद रखना है कि ये इमरजेंसी सॉल्यूशन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है फिस्चुला, यानी हाथ में मशीन बिठाना। अगर हम ये इमरजेंसी सॉल्यूशन लेके महीने चलाते हैं तो फिर आगे जाके आप देख सकते हैं ऐसे इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बुखार आ सकता है, बुखार उल्टी हो सकती है, डायलिसिस पे ठंडी आ सकती है, महंगे महंगे एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। तो अगर पेशेंट की नसें ठीक नहीं है तो टेम्पररी कैथेटर को हम परमानेंट कैथेटर में बदलते हैं, जो कुछ वक्त तक साथ देगा। लेकिन जो टेम्पररी इमरजेंसी कैथेटर है वो 3 से 4 हफ्ते से ज्यादा हमें चलाना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत जो हाथ में है वो मशीन हमको बिठानी चाहिए। और अगर हमारे कैथेटर लगी हुई है गले में तो ये बहुत जरूरी है कि हम और हमारे जो डायलिसिस के टेक्नीशियन हैं उसकी हम ठीक तरह से देखभाल करें, क्योंकि कैथेटर में इन्फेक्शन होना बहुत आसान है। तो जो कैथेटर के लिए ग्लव्स यूज किए जाते हैं, साधारण तौर पे हमारे जो नॉर्मल ग्लव्स है उससे बेटर है कि हम स्टेराइल ग्लव्स लाके टेक्नीशियन को दे और वो स्टेराइल ग्लव्स के साथ उसकी ड्रेसिंग करे। पेशेंट को और टेक्नीशियन को दोनों को मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि एक छींक से भी बैक्टीरिया जो है वो कैथेटर के अंदर जा सकती है। इसके साथ साथ एक स्पेशल ड्रेसिंग आती है जो हमें अगर लाके टेक्नीशियन को देते हैं और उसके साथ अगर हम ड्रेसिंग करते हैं तो इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और हर एक डायलिसिस के बाद हम उस कैथेटर को एक एंटीबायोटिक के साथ लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बाहर की जो बैक्टीरिया है वो अंदर घुसती नहीं है। ये एंटीबायोटिक लॉक भी करना जरूरी है। इसके बारे में अगर आप अपने टेक्नीशियन से चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार में बताएंगे। देखिए, हमारी हेल्थ है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी डायलिसिस यूनिट के डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस तो ख्याल रखेंगे ही, लेकिन साथ साथ उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि वो हमारे सबसे अच्छी तरह से ख्याल रख सके। कुछ पेशेंट जो वक्त पे फिस्चुला बना लेते हैं, उन्होंने ऑलरेडी जान लिया होगा कि फिस्चुला से बेहतर और कोई नहीं। ये सबसे अच्छी जो जीवन रेखा है डायलिसिस पेशेंट के लिए, ये यही है, क्योंकि इसमें आमतौर पे कभी इन्फेक्शन होता नहीं। अब ये जो फिस्चुला है जो बनाने से बहुत सारे पेशेंट डरते हैं, ये कोई बड़ी लंबी चौड़ी ऑपरेशन नहीं है। ये जो किया जाता है इसके लिए बेहोश भी नहीं करना पड़ता पेशेंट को, सिर्फ हाथ में जो है थोड़ा सा सुन कर देते हैं और आधे 1 घंटे में ये 2 नसें जो है वो आप देख सकते हैं चित्र पे, 2 नसों को जोड़ के ये ऑपरेशन किया जाता है ताकि आसानी से छोटे सुई से आगे जाके डायलिसिस हो सके। अभी कुछ पेशेंट बोलते हैं कि छोटे सुई से भी दर्द होता है, तो आजकल ऐसे बहुत सारे ऑइंटमेंट्स आए हैं, स्प्रेज आए हैं
जिसको आप अगर घर पे लगा के आ जाते हैं तो ये पूरी जगह जो है वो सुन्न हो जाती है और आपको फिस्चुला के नीडल से दर्द भी नहीं होता। लेकिन फिस्चुला को संभालना उतना ही जरूरी है जितना कैथेटर को संभालना जरूरी है। हमेशा घर से निकलते समय अपने हाथ धो के अच्छे से साबुन से तब आप डायलिसिस यूनिट में आए, क्योंकि जब ये सुई अंदर जाता है तो तब जो भी बैक्टीरिया हमारे चमड़ी पे है वो सब सुई के साथ अंदर जा सकते हैं। ये सही है कि टेक्नीशियन वहां पे आपका हाथ साफ करके फिर नीडल डालते हैं, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि घर से आप साफ करके हाथ को तब आए। दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार आप अपने फिस्चुला पे हाथ रख के जरूर देखें कि आपके फिस्चुला ठीक से चल रही है कि नहीं। अगर कभी भी आपको लगे कि आपकी फिस्चुला धीमी चल रही है तो तुरंत ब्लड प्रेशर नापे, और अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उस वक्त की बीपी की गोलियां आप ना ले और अपने डायलिसिस सेंटर में संपर्क करें ताकि उस फिस्चुला की जान को वक्त पे बचाया जाए। एक बार फिस्चुला बंद पड़ गया तो उसको जिंदा करना काफी मुश्किल है, तो रोज इस फिस्चुला पे नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। एक बार आपकी डायलिसिस शुरू हो गई तो आप जो है लंबे समय तक आप तंदुरुस्त रह सकते, आपने आपके दिन भर की जो एक्टिविटीज है आप वक्त वक्त पे कर सकते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी आम आदमी की तरह जी सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना होगा। एक तो है कि 2 डायलिसिस के बीच में जो आपकी वजन है वो 1.5-2 किलो से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जरूरत से ज्यादा नमक खा रहे या जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे। आप ये कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगले डायलिसिस पे जो टेक्नीशियन है वो निकाल देगा 3 लीटर, 3.5, 4, 5 लीटर। लेकिन ये जानना है कि जितना ज्यादा पानी हम निकालते हैं डायलिसिस पे उतना दिल के दौरे पड़ने की रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए अगर हम डायलिसिस को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को सेफ रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि 2 डायलिसिस के बीच में कम से कम वजन बढ़े। सिर्फ पानी से ही नहीं, नमक से भी वजन बढ़ता है। बारिश के सीजन में अगर आप नमक बाहर रखते तो आप जानते हैं कि किस तरह से पानी पकड़ लेता है। उसी तरह से हमारे शरीर में 1 ग्राम नमक से 1.5 लीटर तक पानी पकड़ सकता है, और ये बहुत जरूरी है कि हम कम से कम नमक और पानी का सेवन करें। बहुत सारे पेशेंट है आपके डायलिसिस सेंटर में जो कम उम्र के हैं, यानी 50 से भी कम उम्र के हैं, 60 से भी कम उम्र के हैं। डायलिसिस जो ये ट्रीटमेंट है ये एक ब्रिज की तरह समझ, एक पुल है किडनी फेलियर और ट्रांसप्लांट के बीच में। अगर आप कम उम्र के हैं तो प्लीज, और आपके घर पे कोई डोनर है जो आपको किडनी देने के लिए तैयार है, जिनका रक्तगट आपसे मिलता जुलता हो, तो अपने किडनी वाले डॉक्टर से संपर्क करें और जरूर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें। बहुत सारे पेशेंट डरते हैं ट्रांसप्लांट का नाम सुनकर कि कितनी बड़ी ऑपरेशन है, बाद में तो फेल होने ही वाला है। ऐसी बात नहीं है। ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस है वो 90% से ज्यादा है। आज के दिन में हर सरकारी अस्पताल में ट्रांसप्लांट होता है, और जितना आसान अपेंडिक्स या पित्त की थैली की ऑपरेशन है उतना ही आसान ट्रांसप्लांट का भी ऑपरेशन है। देने वाले को कोई नुकसान नहीं होता, लंबे समय तक वो तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो प्लीज आप जरूर किडनी प्रत्यारोपण के बारे में भी विचार करें। अगर आपकी उम्र कम है तो जिंदगी भर डायलिसिस पे निकालना ये कोई परमानेंट उपचार नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये भी सवाल आता है कि ट्रांसप्लांट के बाद हमने सुना है कि बहुत ज्यादा बारीकी से ख्याल रखना पड़ता है, एयर कंडीशन कमरे में रहना पड़ता है, अलग एक घर हमारे लिए लेना पड़ता है, कहीं भी जाना हो तो गाड़ी से आना जाना पड़ता है। ये सब जो है अफवाहें हैं जो वो लोग फैलाते हैं जिनको ट्रांसप्लांट के बारे में कोई कुछ ज्यादा खबर नहीं है। ट्रांसप्लांट जो है वो नॉर्मली, एक समझ लीजिए कि अगर कोई घर पे एक नया एक बच्चा पैदा होता है, विनायक, 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 आर यू देयर?
विनायक, अगर एक बच्चा पैदा होता है Yes, ma'am. तो विनायक, आर यू अराउंड? यू नीड टू बी अराउंड. Yes, yes, ma'am. It's Can round. you pause the presentation for a second? Hello, Yes, ma'am. can you please pause the recording for a second? Okay. I'll be back in a second. Yeah. Okay. Okay. Recording, ma'am. तो जो नया किडनी है वो नए जो बच्चा पैदा होता है घर में उसी तरह से है। तो हम अगर बच्चा घर पे पैदा होता है तो ऐसा तो हम नहीं करते कि पहले ही दिन उसको घुमाने ले जाते हैं या फिर बाहर का खाना खिलाते हैं। इसी तरह जो नया किडनी है उसका हमको ख्याल रखना पड़ता है एक छोटे बच्चे की तरह। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार जो है आपके किडनी की तरफ पहले 2-3 महीने ध्यान रखने पड़ेंगे, बाद में आप नॉर्मल आदमी की तरह सभी काम कर सकते हैं। और एक जरूरी बात है वैक्सीनेशंस के बारे में, जो हम लस देते हैं। अभी छोटा बच्चा अगर घर पे है तो हम उनको पोलियो, डीपीटी जैसे बहुत सारे लस देते हैं और ये जरूरी है बीमारियों से बचाने के लिए। इसी तरह ट्रांसप्लांट पेशेंट को भी और डायलिसिस पेशेंट्स को भी हमको ये जो खतरनाक बीमारियां हैं इनसे हमें बचाना होगा। और इसके लिए हम हेपेटाइटिस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जैसे जरूरी वैक्सीन है वो आप सबको लेना है। अगर इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो प्लीज अपने डॉक्टर्स और टेक्नीशियन से जरूर संपर्क करें, वो आपको इनके बारे में जानकारी देंगे। आप बोलेंगे कि इनके बारे में क्यों आप इतना बोल रहे हो, लेकिन आप ये जान सकते हैं कि अगर एक बीमारी की वजह से आप दवाखाने में भर्ती हो जाते हैं, निमोनिया जैसे, तो 50,000 से 1 लाख तक खर्चा तो वैसे ही हो जाता है। बल्कि इन वैक्सीन से आपको लंबे समय तक ये बीमारियों से ये मुक्त रख सकेगा। तो प्लीज आप सब पेशेंट ये सभी वैक्सीन का फायदा आप जल्द से जल्द उठाए अगर आप लोग ने अब तक नहीं लिया हो तो। दूसरी बात है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। आप बहुत सारे पेशेंट्स ने ऑलरेडी डाइटिशियन के साथ आप लोग ने संपर्क किया होगा, लेकिन लोगों के मन में ये गलत धारणाएं हैं कि अगर किडनी की बीमारी है तो हमें दाल नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, कोई भी अंडे नहीं खाने हैं। लेकिन एक बार पेशेंट डायलिसिस पे आ जाता है तो आपको ये जानना है कि ये सभी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो निकल जाते हैं। उल्टा जो डायलिसिस पेशेंट है, मामूली जो लोग हैं, नॉर्मल आदमी से उनको 2 गुना ज्यादा प्रोटीन लेना होता है। यानी आप सभी प्रकार के दाल, छोले, राजमा, अगर आप मांसाहारी खा रहे हैं तो आप अंडे ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं। हाँ, जो रेड मटन है उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है, लेकिन बाकी सभी चीज की आप सेवन कर सकते हैं और जरूरी भी है ताकि आप लंबे समय तक डायलिसिस पे तंदुरुस्त रहे। तो डायलिसिस जो है, आप ये सब जो रेस्ट्रिक्शंस है डाइट के उसको निकाल देती है। अभी जो डायलिसिस पेशेंट्स है वो बोलते हैं कि हम डायलिसिस तो ठीक से ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिससे हमें बच के रहना है जरूर। एक चीज है कि डायलिसिस पेशेंट्स की किडनीज जो है वो डायलिसिस मशीन संभाल लेती है, लेकिन बहुत सारे डायलिसिस पेशेंट है जो लंबे समय तक डायलिसिस है, उनको जो है अपने हार्ट की मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो डायलिसिस पेशेंट्स में काफी हद तक बढ़ जाती है। और इसीलिए आप जरूर एटलीस्ट साल में एक बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट के जो स्पेशलिस्ट है उसको कंसल्ट करें, अपना ईसीजी, 2D एको, ये जो टेस्ट है ये करें ताकि आप हार्ट अटैक से बच सके। तो एज अ डायलिसिस पेशेंट जितनी ड्यूटी आपके डायलिसिस यूनिट और आपके टेक्नीशियंस की है, उतनी ही जरूरी ड्यूटी जो है आपकी तरफ से भी आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप अपनी जो सेहत है उसकी जवाबदारी आप अपने हाथ में ले लें। तो आप समय पे अपनी दवाइयां ले, समय पे डायलिसिस कराए। ट्रांसप्लांट के लिए अगर डोनर नहीं है तो ट्रांसप्लांट के लिए सरकारी अस्पताल में नाम लिखा है ताकि कभी कोई कहीं एक्सीडेंट से बाधित कोई पेशेंट है जो किडनी दान करना चाहते हैं तो अगर आपका नंबर है तो आपको किडनी मिल सके। आपके खाने पे ध्यान दे, कसरत पे ध्यान दे और
टाइम पे आपके ब्लड टेस्ट करे। तो ये सब चीजें जो है ये बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो हमने देखे हैं जो साल साल भर अपने किडनी के डॉक्टर को मिलने नहीं जाते। आपको ये जानना जरूरी है कि जो पेशेंट है उनकी जो दवाई की लिस्ट है, एक बार अगर शुरू हो गई, ऐसे नहीं है कि 10 साल तक उनको उनको वही गोलियां लेना है। समय समय पर आपके ब्लड टेस्ट के अनुसार ये दवाइयां बदलती है। तो जब तक आप अपने किडनी के डॉक्टर से मिलेंगे नहीं, एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार जाके जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए, ताकि आपकी जो दवाई की लिस्ट है वो देख के वो अपडेट कर सके उसको। महीनों महीने ब्लड टेस्ट करें। ठीक है, कुछ लोगों का हमने देखा है कि 6 महीने साल भर तक ब्लड टेस्ट नहीं होते। अगर हम ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे तो चेहरा देख के कैसे पता चलेगा कि आपकी डायलिसिस ठीक से हो रही है कि नहीं, कि आप दवाइयां आपकी ठीक से आप ले रहे हैं कि नहीं, आपको अंदर कोई बीमारी है कि नहीं। तो ये जो ब्लड टेस्ट है ये हमें बड़ी बीमारी होने से पहले हमें एक संकेत देती है कि ये प्रॉब्लम है, अभी आप दवा देके इसको आप ठीक कर सकते हैं। तो आप चाहे सरकारी अस्पताल से ये खून के टेस्ट कराए या प्राइवेट में कराए, हमें सिर्फ वो रिपोर्ट देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर ये रिपोर्ट करा के आप 2 महीने में एक बार अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि अगर कोई भी चीज ना अगर छोटे में पकड़ी जाए बीमारी तो उसको ठीक करना आसान होता है। अगर वो बड़ा होके हम बड़े होने के बाद पकड़े आईसीयू में जाने के बाद, तो उसमें आपका खर्चा भी है, आपको तकलीफ भी है और आपके फैमिली को टेंशन भी है। और ये सब से हम बच सकते हैं सिर्फ टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट करके। जब भी आप डायलिसिस पे जाते हैं, आपको एक फिल्टर लगाया जाता है जिसको हम डायलाइजर बोलते हैं। अभी ये जो डायलाइजर है, बहुत सारे पेशेंट इस बात से अनजान है कि इसके बहुत सारे साइजेस में मिलते हैं। आप यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ा आदमी एक बच्चे का साइकिल चला रहा है, और ये कैसा एक छोटा सा बच्चा है जो बड़े आदमी का साइकिल चला रहा है और उसे इतनी मुश्किल हो रही है। डायलिसिस पेशेंट में जो फिल्टर है इसी तरह से है। अगर हम 100 किलो के आदमी को छोटा फिल्टर लगाए या 30 किलो के आदमी को बड़ा फिल्टर लगाए, इससे जो है पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो क्या आपके वजन के मुताबिक ये जो फिल्टर लगाया जा रहा है ये आपके लिए ठीक है, या इससे बेहतर फिल्टर लगना चाहिए? ये आपको आपके डायलिसिस डॉक्टर और टेक्नीशियन से चर्चा करनी है, ताकि आपके हाइट और वेट के हिसाब से आपको सही फिल्टर मिले और आपकी सही तरह से डायलिसिस हो। अगर सही डायलिसिस होता है हफ्ते में 3 बार पूरे 4 घंटे, तब आप इस आदमी की तरह खुश रहेंगे। और हम नहीं चाहते कि कोई भी पेशेंट इस आदमी की तरह बीमार और उदास रहे। आप अपने सभी एक्टिविटीज आराम से करें, या ये वो ऑफिस में काम करना हो, फैमिली के साथ वक्त बिताना हो, अपनी जो आपकी जो हॉबीज है जैसे गाना गाना हो, नाचना हो, वो सब आप फुलफिल करें। और हमेशा इसी तरह हंसते खेलते रहे, कसरत भी करें। ठीक है, हम सभी पेशेंट को ये बोलते हैं कि प्लीज आप कोई ना कोई, कुछ नहीं तो एटलीस्ट वॉकिंग कर सकते हैं या योगा कर सकते हैं, लेकिन जरूर कुछ कसरत करें, क्योंकि कसरत करने वाले जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं वो हमेशा खुश और लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि अभी ये डायलिसिस मशीन मेरे बॉडी से बंध गया है, अभी मुझे एक ही जगह पे रहना पड़ेगा और मैं कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकता। ये एक बहुत ही गलत सोच है और इसको हमें बदलना है। आप डायलिसिस पे है इसका मतलब ये नहीं कि आप छुट्टियों पे नहीं जा सकते। इसे हम स्पेसिफिकली बोलते हैं हॉलीडे डायलिसिस या छुट्टी वाला डायलिसिस। तो जब भी आप पे जाना चाहे, जैसे आप ट्रेन का टिकट 2 महीने पहले बुक करते हैं, वैसे ही आप आपके डॉक्टर से और डायलिसिस यूनिट से टाइम पे संपर्क करें। आपके पास अगर हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो हेल्पलाइन की नंबर ले और उनको बताए कि हम छुट्टी पे जाना चाहते हैं इस तारीख से इस तारीख तक। तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, आपके जो जहां पे जाना चाहता है वहां पे डायलिसिस यूनिट से संपर्क किया जाएगा, आपके बारे में बता दिया जाएगा, और पूरी आपकी जो डायलिसिस की अरेंजमेंट है वो करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ताकि आप आराम से जाके छुट्टियां मना सके। हाँ, छुट्टियों के समय पे आपको डायलिसिस तो जारी रखना है, लेकिन बाकी समय पर आप हंसते खेलते अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना सकते हैं।
जितने भी डायलिसिस पेशेंट है उनको परिवार वालों को इनकम टैक्स पे जो है वो कटौती मिलती है, और ये जानना बहुत जरूरी है। इसके भर के आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखा सकते हैं, और इससे जो आपके आयकर टैक्स है उस पे आपको जरूर कटौती मिलेगी, जिससे आपको और आपके परिवार वालों को फायदा होगा। ये आज के दिन हमने जितनी भी चीजों के बारे में बात की, ये सभी चीजों से आप लंबे समय तक जो है तंदुरुस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, और आपके सभी काम जो है आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप ये जानिए कि जितने भी आपके डॉक्टर है, नर्स है, डायलिसिस टेक्नीशियंस है, और ये सब यही चाहते हैं। और ये जो डायलिसिस यूनिट है ये आपकी फैमिली है, दूसरी फैमिली है। घर पे एक फैमिली और यहाँ पे एक दूसरी फैमिली है। तो इनका आप पूरा फायदा उठाए, अच्छी तरह से डायलिसिस करें और लंबे समय तक तंदुरुस्त रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।